नमस्कार, स्वागत है आपका सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर अवरोध। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति। कई बार के स्थगन के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में मनोनीत बीजेपी सांसद सी सदानंद मास्टर ने की धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण विकसित भारत की योजना का मानचित्र, देश की उपलब्धियों और आकांक्षाओं की झलक। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। उड़ान योजना के तहत विमान सेवा कंपनियों को 4,494 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू का राज्यसभा में जवाब। अच्छे परिणाम को देखते हुए आगे भी जारी रहेगी योजना। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा कार्यवाही की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखने के साथ हुई। सदन में कोयला मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र रखे गए। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान खींचा। सांसद राजेंद्र गुप्ता ने स्कूल फीस संरचना को विनियमित करने और देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की मांग की। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की आवश्यकता का मुद्दा उठाया। सांसद एम धनपाल ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को भारत रत्न देने की मांग की। सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा और गया के बीच अतिरिक्त पड़ावों के साथ ही री रूटिंग करने की भी मांग की। सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग हिल्स और उत्तरी बंगाल में CGHS वेलनेस सेंटरों की मांग की। सांसद अशोक सिंह ने IT क्षेत्र में AI संचालित रोजगार संकट से निपटने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई। सांसद सतपाल शर्मा ने छावनी बोर्डों के लिए चुनाव कराने की मांग की। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों पर चिंता और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया। सांसद सस्मित पात्रा ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ई-फाइलिंग केंद्र की स्थापना और संचालन में देरी को लेकर चिंता और मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच की मांग की। सांसद फौजिया खान ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की सीमित संभावनाओं के बीच भारतीय नागरिकों के अन्य देशों में बढ़ते पलायन पर चिंता जताई। सांसद जावेद अली खान ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद को सक्रिय करने पर जोर दिया। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन ने देश में डिजिटल विभाजन को दूर करने की आवश्यकता बताई। सांसद बाबूभाई जेसंगभाई देसाई ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की जरूरत बताई। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने मानव पशु संघर्ष में वृद्धि पर चिंता जताई। मानव जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में तत्काल संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिलाया। इसके अलावा सांसद स्वाति मालीवाल, सुस्मिता देव, रामभाई हरजीभाई मोकरिया, प्रमोद तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई सांसदों ने भी जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार ने उड़ान योजना के तहत विमान सेवा कंपनियों को कुल 4,494 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि यानी VGF दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उड़ान योजना के तहत अब 657 रूट का आवंटन अब तक किया गया है और 1,59,00,000 यात्रियों ने रियायती किराए पर यात्रा की है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। Revolutionize the Indian civil aviation sector
and we were able to extend the connectivity to regional remote areas, especially the areas of Tier 2 and Tier 3 cities, where we were able to establish the airports, but the connectivity was still a challenge. So the UDAN scheme, which was under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we have been able to operationalize 657 routes, and 1,59 lakh passengers have traveled in these routes also. So the success of this UDAN story needs to be continued, because we are in the plan of opening up more airports in the country. So it is a necessity that the UDAN needs to be extended. But the good thing that we are doing right now is, whatever feedback we got in these 10 years, whatever we felt that the UDAN scheme can be bettered, taking in the update from the present scenario, we are bringing in those changes. And I'm very thankful to the Honorable Finance Minister, who in the last budget only announced that the UDAN is going to be extended. And the specific things that were mentioned was 120 new destinations are going to be established in the coming 10 years. And especially the hilly terrain, the northeastern states, the Himalayan states are going to be given a priority in establishing regional connectivity. So definitely Himachal Pradesh, and to the extent Shimla, is going to be there in the extended UDAN also. The second thing is the ATR 42. There are two types of ATR aircrafts. One is the ATR 72-seater, one is the 42-seater. Alliance Air has two of these ATR 42s. One is on the ground now, right now, because there are some issues, so it is not operational. There is one which is operational, which is specifically operating in the Uttarakhand sector. And this Shimla, being an airport which is only 1,093 meters, it is very specific in the kind of aircrafts that can operate there. It is a very small runway, and the Shimla airport is such a way that all around the airport there is a lot of hilly terrain. So when you have to land, you have to use only specific number of aircrafts. Even the ATR 42, which is a 42-seater aircraft, even if it is landing there, it is with a load penalty. That means that you can't operate with fully 42 seats also. This has been going for some time now with the help of UDAN itself. And if I remember correctly, Shimla was one of the first routes which was started under UDAN also in 2016. So that was the priority with which Shimla was started. But once the UDAN is not a scheme that which is going to be continuously providing funding for eternity. It was designed in such a way that is going to spark the connectivity. We are going to invite the airlines, we are going to familiarize the airport with the connectivity, and then as and when people get used, the commercial angle takes over and the airlines are going to start the connectivity without the VGF. And this period was designed to be for 3 years. And for 3 years, Shimla, the operations have continued. Once the UDAN ended, the scheme was taken out, the operation stopped. बढ़ते आगे, संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। राज्यसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में नाम निर्देशित बीजेपी सांसद सी सदानंद मास्टर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की। चर्चा का आरंभ करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को विकसित भारत की योजना का ऐसा वृहद मानचित्र बताया जिसमें देश की उपलब्धियां और आकांक्षाएं झलकती हैं। डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अपने विचार और सुझाव सभा के पटल पर रखे। This house stood united. We are not just coming together for ourselves. It is for the entire humanity. India has a global mission. It is to lead the world towards goodness. Let us always remember this by writing these two lines in our hearts. एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करें, कृण्वन्तो विश्वमार्यम. Sir, on my conclusion, I regret that I could not stand while making my maiden